शिक्षार्थी बाय दिव्या। जैसा कि आप सब लोगों ने अभी जो है तो प्रीवियस हमारे वीडियोस देखे होंगे, तो आपको ये पता है कि हम जो है तो एक मेंस आंसर राइटिंग सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको मेंस आंसर राइटिंग के बारे में ए से लेके जेड तक सब कुछ सिखाने वाले हैं। और हमने अभी 4 क्लासेस में जो है तो बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है विद फ्लो चार्ट, उसके अलावा क्वेश्चंस की जो है तो मतलब क्वेश्चन को कैसे समझे, क्या उसकी डिमांड है, क्या उसमें डायरेक्टिव वर्ड्स हो गए, पुछल्ले शब्द हो गए, ये सब हमने सिखाया है। उसके बाद प्रश्न को कैसे समझना है, कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी 4 क्लासेस में आपको सिखाया है। तो जो भी जो एस्पिरेंट्स हैं जो अभी ये क्लास नहीं मतलब मिस कर गए हैं, नहीं देखे हैं, या ये क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो वो सबसे पहले जाके जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो प्रीवियस क्लासेस को जाके देखें एक बार, जो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है। क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस करोगे तो आप आंसर राइटिंग के लिए बहुत कुछ मिस कर दोगे, इसलिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसमें हम अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं ताकि आपको फायदा हो, इसलिए थोड़ा आप भी अपना मेहनत, बुद्धि, विवेक का इस्तेमाल करके इसको अच्छे से सीख लो। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो है कि आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में बताने वाले? इंट्रोडक्शन, यानी कि जो प्रस्तावना, भूमिका, क्या क्या आप लोग कह सकते हैं इसको, प्रस्तावना हो गया और भूमिका, इसको कैसे लिखना है, इसको कैसे तैयार करना है, ये सारी चीजें। और क्या होता है कि इंट्रोडक्शन कई बच्चे होते हैं जो कि नहीं अच्छे से लिख पाते हैं। कई बच्चे को तो मैंने ऐसे देखा कि वहां पे हेडिंग डाल दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप कोई वैसा पेपर नहीं लिख रहे, निबंध नहीं लिख रहे हैं स्कूल का कि आपको अलग से उसमें प्रस्तावना लिखना रहेगा या निष्कर्ष लिखना रहेगा। मतलब बेसिक चीजें जो है तो लोगों को नहीं पता है। इसीलिए हम ये वीडियो, ये क्लास के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन को कैसे बनाना है, कैसे क्या गलतियां नहीं करनी है, जिससे कि आपका इंट्रोडक्शन, भूमिका और भी अच्छी हो। अब जैसे कि उसमें कई सारे टिप्स हैं। अब जैसे देखते हैं कि अच्छा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। अच्छा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, या फिर इनको मिला के ही हम अपना जो है तो ये इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं कि कैसा होना चाहिए, उसको जज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये 10 मार्क के क्वेश्चन का, यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये बताया है। तो ये क्या हो, 2-3 पंक्तियों का हो, यानी कि ये मान लीजिए कि आपकी कॉपी है, 2 पेज रहते हैं, तो इतने में आपका इंट्रो आ जाना चाहिए। 2 से 3 लाइन में, 2 से 3 लाइन में आपको अपना इंट्रो लिखना है। यानी ये नहीं कि आपने इंट्रो यहाँ तक लिख दिया, ये बस आधे लाइन में खत्म कर दिया, ये कुछ नहीं करना है। ना इंट्रो आपका बड़ा होना चाहिए, ना ही 10 नंबर के हिसाब से बहुत छोटा होना चाहिए। 2 से 3 लाइन का हो। अब अगर आप बोलेंगे कि मैम ये तो 10 नंबर का हो गया, 7 नंबर के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, तो ये मान लो आपका हाफ पेज है, मैंने स्प्लिट कर दिया। अब इसमें जो एक लाइन ये ऊपर की है ना, मात्र एक लाइन, ओनली 1 लाइन में ही आपका इंट्रो होना चाहिए इन केस ऑफ 7 मार्क क्वेश्चन। अगर आप उसमें 2 लाइन 3 लाइन लिख दोगे तो इतना, जब आप ऑलरेडी कट कर दोगे तो इतने में आप क्या लिखोगे, आपको तो कंक्लूजन भी लिखना है नीचे। इसलिए जो 7 नंबर क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको हमेशा 1 लाइन का ही इंट्रो लिखना है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये मैंने बता दिया कि इंट्रो कैसे होना चाहिए, आपको 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद अपना सेकंड टॉपिक है सीधे प्रश्न से जुड़ा हो। सीधे प्रश्न से, अब अगर आपसे फॉर एग्जांपल पूछा है महिला सशक्तिकरण, तो वहां पे आपको और कुछ नहीं लिख के आ जाना है। महिला सशक्तिकरण का महत्व पूछा है, तो महत्व से रिलेट करके जो है तो आपको इंट्रो या भूमिका तैयार करनी है। यानी कि इससे अलग नहीं होना चाहिए, जो कि आपका प्रश्न है उससे ही मिलता जुलता हो, उससे ही जुड़ा हुआ आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, नहीं तो वो आपका इंट्रोडक्शन गलत माना जाएगा, या उससे एक अच्छा प्रभाव आपके उत्तर में नहीं पड़ेगा, बल्कि वो आपके आंसर को नेगेटिवली भी, यानी कि नकारात्मक तौर पे भी प्रभावित कर सकता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा अगर आप उससे जुड़ा हुआ इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए, सरल भाषा में लिखा हो,
यानी कि इसमें बहुत तामझाम और बहुत ही ज़्यादा पारिभाषिक शब्दावली या फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसे शब्दों का, जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एवं इतना भी आपको उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है कि उसमें से जो उसका मूल भावना है आपके उद्देश्य प्रस्तावना का या भूमिका का, वो समझ में ही ना आए। ऐसे नहीं करना है आपको। हमेशा उसको कैसे लिखना है? इजी लैंग्वेज में और इजी वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स में, ताकि उससे जो आपका जो उद्देश्य है, जो आपके मूल जो है तो कोर जो है तो आपका वैल्यू, भावना है, वो उससे समझ में आए कि आप क्या लिख रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो। जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, आप उसको अपनी समझ किस तरीके से दिखा रहे हो। इसलिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा उसमें वर्ड्स की कॉम्प्लेक्सिटी हो, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में हो, सरल भाषा में लिखा हुआ आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद क्या है? चौथा, विषय की मूल भावना को दर्शाए, यानी जो सब्जेक्ट है आपका, उसका, अभी मैंने बताया ना कि सरल भाषा में लिखा हो ताकि आपकी मूल भावना वो, इसीलिए चौथा पॉइंट भी क्या है हमारा? जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि जो भी आपका, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो वहां पे आपको क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड जो है तो करना है। ये नहीं कि अगर आप वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में था, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी एक तरीके से उसका सब पार्ट है, लेकिन आपको वहाँ पे क्या करना है? क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिखना है। यानी जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसकी जो मूल भावना है, उसको जो है तो यहाँ पे दर्शाया जाता है इंट्रोडक्शन के थ्रू। यानी क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके इंट्रो में? अभी हमने क्या क्या पढ़ा? 2 से 3 पंक्तियों का हो इन केस ऑफ 10 मार्क, और इन केस ऑफ 7 मार्क का क्वेश्चन ओनली 1 लाइन। यदि अच्छे से याद कर लेना, फिर बाद में मत बोलना कि मैम आपने नहीं बताया था। मैम बार बार जो है तो रिपीट कर रही हैं कि इन 10 मार्कर क्वेश्चन जो है तो 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। अगर 7 मार्क का क्वेश्चन है तो ओनली 1 लाइन में आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि सीधे प्रश्न से जुड़ा हो, यानी जो भी क्वेश्चन है उससे डायरेक्ट जो है तो जुड़ा हुआ होना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें उसमें ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि सरल भाषा में लिखा हो, यानी जो लैंग्वेज है वो इजी होनी चाहिए, आसान से उससे समझ में आए कि आप वहां पे क्या मूल भावना बता रहे हैं। उसके अलावा विषय की जो मूल भावना है उसको दर्शाए। तो ये यानी कि अगर आप जब भी अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको ये सारी चीजों का समावेश करना है। अभी हम लोगों ने ये देखा कि अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन बनाने के 5 प्रमुख तरीके। क्या सीखेंगे? इंट्रोडक्शन बनाने के 5 प्रमुख तरीके कि किस किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला आप क्या लिख सकते हैं? परिभाषा लिख सकते हैं। यानी जो भी आया है, अगर मान लीजिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जलवायु से परिवर्तन से रिलेटेड, तो आप वहां पे सिंपली, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप क्लाइमेट चेंज का डेफिनेशन, परिभाषा वहां पास लिख सकते हो, तो भी आपका इंट्रोडक्शन बेस्ट माना जाएगा। फिर दूसरा क्या है? संवैधानिक प्रावधान, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं, या जैसे संविधान के क्वेश्चन में आप आर्टिकल हो गया, आर्टिकल लिख सकते हो। अगर बाल श्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आर्टिकल आप लिख सकते हो, है ना। इस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के द्वारा भी अपना वो बना सकते हो। तथ्य या आंकड़े हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट या किसी से रिलेटेड आया, या वाटर स्कैरसिटी हो गया, या कोई भी चीजें ऐसी हो गई, भूजल समस्या, उसमें आप क्या कर सकते हो? जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई हुई होती हैं आप उनको पढ़ सकते हो और वहां पे अपना इंट्रोडक्शन इससे बना सकते हो। जो फैक्ट्स होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होता है, डाटा, उनके थ्रू भी आप अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हो। और वो भी आपका मतलब अगर एक तरीके से कह ले तो क्या दिखाता है? पॉजिटिव साइड दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये पता चलता है कि आप आसपास अभी जो करंट में चीजें हो रही हैं उसके बारे में अवेयर हैं, जागरूक हैं। इसलिए ये भी एक अच्छा जो है तो तरीका माना जाता है इंट्रोडक्शन बनाने का। फिर उसके बाद कौन सा है? चौथा क्या है? समसामयिक घटना, यानी कि जो करंट इवेंट्स होते हैं, जो करंट अफेयर हो गया, उससे रिलेटेड भी आप जो है तो, जो अगर क्वेश्चन की मांग वैसी है या उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको समसामयिक घटना पता है, करंट इवेंट्स पता है, तो वो आप लिख के आओगे तो वो और आपके फेवर में ही आएगा इंट्रो। उसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उससे रिलेटेड अगर आपको किसी का फेमस कोई भी पर्सनैलिटी है, उनके कोई भी आपको अगर कोट याद है, उद्धरण याद है,
आप वो भी वहां पे लिख सकते हो, वो भी बेस्ट माना जाएगा। ये हमने 5 प्रमुख तरीके आपको एग्जाम्पल समझाएं: परिभाषा, संवैधानिक प्रावधान, तथ्य आंकड़े, समसामयिक घटना और उद्धरण कोर्ट द्वारा। इन सबको आपको दिमाग में बैठा लेना है, किस तरीके से आप अपने इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, तो ताकि आपको ज्यादा सोचने का समय ना लगे कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखें। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे कैसे बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की विवेचना कीजिए। क्या पूछा है? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की विवेचना कीजिए। अब मैंने जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपको बताया, ये तो आपका क्या हो गया, विषय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका। ये क्या हो गया, ये आपका, या तो आप हिंदी में इसको पुछल्ले शब्द कहिए या डायरेक्टिव वर्ड्स कहिए। ये जो होते हैं ये आपके क्वेश्चन की डायरेक्शन को तय करते हैं, जो लास्ट में लिखा है। अब आपको जो अपना इंट्रो है वो किसकी उस पे बनाना है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो मेन विषय है उससे जुड़ा हुआ इंट्रो होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा। तो और क्या पूछा है, प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए जो है तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया है। अब आप इसमें जलवायु परिवर्तन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, कोई आपके पास करंट फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, आप उसको भी इसमें लिख सकते हैं, करंट अफेयर्स हो गए उसको लिख सकते हैं, मतलब जो भी मैंने बताया उस तरीके से, सब तरीके से लिख सकते हैं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, आप कोशिश कीजिए, आप और लिखिए और आप इससे अच्छा इंट्रो भी बना सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो। अब जैसे इसमें देखिए, मैंने जलवायु परिवर्तन और प्रभावों दोनों को मिला के यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन बनाया। हाल के वर्षों में बढ़ती हीट वेव एवं अनियमित मौसम ने जलवायु परिवर्तन को वैश्विक चिंता का विषय बना दिया। अब क्योंकि यहाँ पे प्रभाव पूछे थे, तो जलवायु परिवर्तन का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होगा नहीं, कोई सकारात्मक प्रभाव तो होगा ही नहीं, नेगेटिव ही होगा। इसलिए हमने क्या लिखा है कि हाल के वर्षों में बढ़ती हीट वेव एवं अनियमित मौसम ने जलवायु परिवर्तन को वैश्विक चिंता का विषय बना दिया है। ये आपका इंट्रो हो गया। अब आप इसमें और अच्छे से ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी, अगर अभी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड अगर रिपोर्ट आई है उसमें आप लिख सकते हैं उस तरीके से। मतलब कई तरीके होते हैं, सिर्फ एक, मतलब ये कोई मैंने ये नहीं बोल दिया कि आइडियल इंट्रोडक्शन है और यही आपको लिख के आना है अगर ये क्वेश्चन आता है। नो, आपको अपना मतलब खुद का दिमाग भी यूज करना है और खुद से सोचना है कि मैम ने तो इतना बता दिया, लेकिन हम इससे और अच्छा सोचे और अच्छा करें, और कई तरीके से, मैंने 5 तरीके बताए, और भी कई तरीके से हम इसका इंट्रो बनाने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे मैं आके आऊंगी और ये पूरा बाँच के समझा के भागवत चली जाऊंगी, तो आप लोगों के दिमाग में अपने आप नहीं बैठ जाएगा। जो भी मैं बताते जा रही हूँ उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे टेस्ट दे के, तब तक आपको ये कुछ भी आपके दिमाग में नहीं चढ़ने वाला। और मान लो अगर चढ़ भी गया तो वो जल्दी ही आप भूल भी जाओगे उस चीज को। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। इसलिए सबसे पहले जो भी मैं बताती हूँ उन सब की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद एक और उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल, कि सुशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या है विषय हमारा? सुशासन की विशेषता। क्या है? सुशासन की विशेषता, यानी फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, उसका हमको वर्णन करना है। अब मैंने कल के वीडियो में पूरा समझा, कल के पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा समझा, जो क्लास 3 है, कि वर्णन क्या है, व्याख्या क्या है, विवेचना क्या है, विश्लेषण क्या है, चर्चा कीजिए, सारी चीजें मैंने समझाई हैं, तो आप लोग वहां पे जाके उसको अच्छे से समझ सकते हो। अब इसमें हमको, हमारा सब्जेक्ट है सुशासन की विशेषताएं, इसलिए हमने इसका इंट्रोडक्शन लिखा, डिजिटल इंडिया एवं ई गवर्नेंस पहलों के दौर में सुशासन प्रशासनिक दक्षता का महत्वपूर्ण आधार बन गया है। तो ये क्या है कि यहाँ पे हम सुशासन की एक तरीके से विशेषता कि डिजिटल इंडिया एवं ई गवर्नेंस पहलों के दौर में, इनिशिएटिव के दौर में सुशासन प्रशासनिक दक्षता का महत्वपूर्ण आधार बन गया। ये एक आपके सामने जो है तो सेकंड एग्जाम्पल आया। और ये याद रखिएगा कि ये 10 नंबर के अकॉर्डिंग आपको सारे एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? 10 नंबर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अगर 7 नंबर का होगा तो इसको आपको कम कर लेना है, इतना नहीं लिखना है, वरना आपका जो पेज है वो पूरा इंट्रो में ही भर जाएगा, नंबर आपको कुछ नहीं मिलेंगे। जब 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना बड़ा लिखना है।
अगर नहीं है तो आपको कम करना है। उसके बाद हमारा थर्ड एग्जाम्पल है कि महिला सशक्तिकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए। महिला सशक्तिकरण के महत्व क्या है? हमारा मूल विषय महिला सशक्तिकरण के महत्व। इसका इंट्रोडक्शन कैसे बनाएंगे आप? कुछ सोचिए, पहले 2 मिनट रुकिए, पेन लीजिए और अपने से एक बार इसको बिना देखे ये इंट्रोडक्शन को आप जो है तो अपने से एक बार वीडियो को पॉज करके और इसका इंट्रोडक्शन बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे जैसे मैंने अभी आपको जो बातें समझाई हैं उसके बेस पे आप इसका एक इंट्रोडक्शन बनाइए। और फिर जब आप बना लेते हैं उसके बाद ये वीडियो को फिर से प्ले करके देखिए चालू करके। तो इसको हमने क्या सुना? समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण आज एक प्रमुख आवश्यकता बन चुका। क्योंकि यहाँ पे महत्व लिखा था इसलिए हमने महिला सशक्तिकरण और महत्व को जोड़ के जो है तो एक इंट्रोडक्शन बनाया है। इस तरीके से आप भी इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। और अभी जो आपने इंट्रोडक्शन बनाया है वीडियो रोक के, अब आप देखिए कि आपने क्या मतलब कि इस तरीके से लिखा है कि जो आपका मूल विषय है, जो मेन टॉपिक है, आपका सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड आपका इंट्रोडक्शन है या नहीं। अगर है तो वेरी गुड, और अगर नहीं है तो अभी आप और सीखिए और धीरे धीरे आप सीख ही जाएंगे। और जिनका भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए, जिनका भी 2025 और 2026 का मेंस है या जो 2027 में प्री प्लस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए जो है तो हमारी टीम ने प्री प्रोग्राम, उसके साथ में प्री प्रोग्राम अलग से है, मेंस प्रोग्राम भी है और साथ में टेस्ट सीरीज भी है। और टेस्ट सीरीज में आपको हर एक आप जो कॉपी आएगी आपकी वो पूरी ही एकदम बहुत ही ज़्यादा डिटेल उसमें बारीकी से चेकिंग होगी। उसके अलावा आपको प्रॉपर फीडबैक भी दिया जाता है। हर एक कॉपी जो भी आप चेक करने को भेजते हैं, हर कॉपी में जो है तो आपको प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा। तो अगर कोई भी इसमें से चाहे प्री मेंस टेस्ट सीरीज कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है तो व्हाट्सएप नंबर होगा, आप लोग उसमें जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम लिंक भी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। किसकी चुनौतियों का? भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का। अब जैसे मैंने कल भी बताया था, एक चीज और ध्यान रखिएगा, विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण कीजिए, सीधे चुनौतियां नहीं लिख के आना है, उसके और भी चीजें लिख के आनी है, उसका चुनौतियों का समाधान भी लिख के आना है। क्योंकि वहां पे क्या लिखा है? विश्लेषण। आपको क्या करना है? एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, सीधे सीधे लिख नहीं देना, वर्णन नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, किंतु कई चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं। ये आपका इंट्रो। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपने क्या बताएंगे? जैसे ये 10 नंबर का हो गया, इंट्रो लिखा, फिर आप यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको समाधान बताना है। चुनौतियों को ज्यादा वेटेज देना है लेकिन समाधान भी बताना है। और उसके बाद आपको निष्कर्ष भी लिखना है। ये याद रखिएगा कि इंट्रो और निष्कर्ष मतलब हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। निष्कर्ष तो हमेशा ही, क्योंकि वहां पे आप अपनी राय दे रहे हैं इसलिए वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, याद रखिएगा। इसके बाद इसके लिए हम एक अलग जो है तो क्लास बनाएंगे, कंक्लूजन कैसे लिखना है, क्या लिखना है। अभी आपको सिर्फ इंट्रो समझना है, इंट्रो पे ध्यान देना है कि इंट्रोडक्शन आपको अपना कैसे बनाना है। तो अब ये जो मैंने आप लोगों को 4 एग्जाम्पल बताए हैं, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन बनाना है। और जो मैंने आपको 5 जो है तो तरीके 5 वेज बताए हैं कि किस किस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, उसको एकदम अपने माइंड में आप फिट कर लीजिए, बैठा लीजिए। और क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है इंट्रोडक्शन बनाते टाइम, वो भी जो 4 पॉइंट बताए हैं उनको भी पढ़िए और ये एग्जाम्पल को भी समझिए। और ये नहीं है कि ये जो मैंने इंट्रोडक्शन बता दिए वही जो है तो यूनिवर्सल है और सर्वमान्य है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने अपने से बनाया, आप और भी अच्छा बना सकते हैं। और भी जो तरीके हैं उनके थ्रू भी आप अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। और एक और बात आप लोगों को बतानी है, जो एक गोल्डन रूल है, वो क्या है कि इंट्रोडक्शन इतना छोटा हो का मतलब कि 10 नंबर में 2 से 3 लाइन, कोशिश कीजिए कि 2 ही लाइन में हो या 2.5 लाइन में, और 7 नंबर में क्या हो? 1 लाइन में।
इतना छोटा हो कि आपको उसको लिखने में समय ना लगे, ना सोचने में समय लगे, और इतना प्रभावशाली, इतना इम्पैक्टफुल हो कि जो परीक्षक है वो क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए। यानी उसको लगे कि मतलब आपने बहुत अच्छा इंट्रो लिखा है, आपके विषय के बारे में जो समझ है वो बहुत ही अच्छी है। तो ये एक गोल्डन रूल होता है इंट्रोडक्शन के बारे में। ये गोल्डन रूल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो भी मैंने वो 5 तरीके बताए हैं, जो भी मैंने वो 4 चीज़ें बताई जो आपको इंट्रोडक्शन लिखते टाइम दिमाग में रखनी है, ये सब चीज़ों को मैं बार बार जो अपने चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बता रही हूँ, तो मेरा उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप ही लोगों के फ़ायदे के लिए, आप ही लोगों, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है। और कई ऐसे बच्चे हैं जो कई कोचिंग में, अच्छी कोचिंग में, रेप्यूटेड कोचिंग में पढ़ रहे हैं काफ़ी फीस देने के बाद, लेकिन उनको आज भी ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं कि आंसर राइटिंग में क्या करना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, कैसे क्या करना है। इसलिए उन लोगों की सबकी परेशानी को समझते हुए हमने ये जो है तो क्लास शुरू की है, सीरीज स्टार्ट की है फ्री में। तो इसका जितना आप फ़ायदा उठा सकते हैं आप उठाइए, और जितना अच्छा आप कर सकते हैं करिए। अच्छे से अच्छे नंबर लाइए अपने मेंस में और सेलेक्ट होइए। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो भी मैंने अभी बताया, अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।